हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो बार बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मिनिमम 10 क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे जो बार बार जो है आपसे पूछे गए हैं दोस्तों, और बहुत ही सरल एवं आसान तरीके से इन सारे कॉन्सेप्ट को, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग दोस्तों समझने वाले हैं। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बने रहें इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए हम लोग ज्यादा देर न करते हुए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने मूल बिंदु पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं का मध्य बिंदु क्रमशः DEF है तो कौन सा कथन सत्य है। इसमें 4 आपके पास विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न दोस्तों ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है आपका जिसका नाम बतला रहा है ABC। तो आपका एक त्रिभुज ABC है और कह रहा है कि इन भुजाओं का, यानी त्रिभुज है तो इसकी 3 भुजाएं होंगी, और इन तीनों भुजाओं का जो मध्य बिंदु यानी AB का मध्य बिंदु आपका D और BC का मध्य बिंदु आपका E और AC का मध्य बिंदु आपका F। यानी ये कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है और इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है, यानी इनको मिलाया गया है। तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, यानी ये कह रहा है कि इनको मिलाने से एक पुनः त्रिभुज बनाया गया है। तो आपके जो विकल्प में दिया गया है, जो ऑप्शन में है, वो ये है कि जो DEF का क्षेत्रफल है, यानी जो इस एरिया का क्षेत्रफल है, वो कह रहा है कि पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना है। यानी यह जो DEF है यह त्रिभुज ABC के बराबर है। क्या जो इतनी एरिया है यानी DEF है, जो इतनी एरिया आप देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल क्या पूरे त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आपका जवाब निकल के आ रहा होगा नहीं भाई, ऐसा संभव नहीं है। फिर DEF का क्षेत्रफल कह रहा है कि यह जो है, जो पूरे त्रिभुज का कह रहा है आधा है, यानी क्या ABC का यह आधा है। तो ऐसा भी आपको संभव नहीं दिख रहा है। क्या यह जो DEF का क्षेत्रफल है यह पूरे त्रिभुज का 1/3 है, और क्या जो है ABC जो DEF है ये जो क्षेत्रफल है पूरे त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/4 है। तो इसका जवाब दोस्तों यस है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ABC एक त्रिभुज है। देखिए ये आपका A और B और C त्रिभुज है। जैसे इसके आप मध्य बिंदु को ले रहे हैं, D ले रहे हैं, E ले रहे हैं, F ले रहे हैं, और जैसे इनको आप मिला रहे हैं तो सेम ऐसा आप देख रहे हैं कि जो आपका पूरा त्रिभुज है वो 1 2 3 4 बराबर भागों में बढ़ जा रहा है। इसका मतलब 4 हिस्सों में से आप कौन सा हिस्सा ले रहे हैं, मात्र एक हिस्सा ले रहे हैं। यानी जो त्रिभुज जो DEF का जो क्षेत्रफल है ना, वो पूरे क्षेत्रफल का 1/4 है, और वो पूरा क्षेत्रफल है क्या ABC। तो आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो सही होने वाला है। यानी भाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल है वह 1/4 जो है ABC है, यानी त्रिभुज ABC का। तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का यह 1/4 हिस्सा है, 1/3 भी नहीं है, आधा भी नहीं है, बराबर। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। इसका अच्छे से फिगर भी मैंने बता दिया, क्योंकि 4 हिस्से में से मात्र एक हिस्सा लिया जा रहा है, इसका मतलब वो 1/4 होगा। चलिए ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम सेकंड प्रश्न पे हम चलते हैं। यहां पर दिया गया है कि एक AB के एक समानांतर रेखा जो है आपकी AB के समानांतर CD खींची गई है। यानी एक रेखा AB है और इसके ठीक समानांतर आपकी जो है CD खींची गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो समानांतर रेखाएं होती हैं वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, और उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। जैसे आप रेल की पटरी समझो, तो ये 2 रेखाएं समानांतर हो गई, यानी AB रेखा के ठीक समानांतर आपकी CD रेखा है। अब यहाँ पे कह रहा है, इसके बाद देख रहे हैं 2 इसमें तिर्यक रेखाएं दिखाई गई हैं। ये आपकी तिर्यक रेखाएं दिखाई गई हैं। यहाँ पे कोण Y
y डिग्री लिखा गया है और ये यहाँ पे 110 डिग्री का कोण बना हुआ है और यहाँ पे जो है आपका x डिग्री का कोण बना हुआ है और यहाँ पे आपका 120 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो आपसे कह रहा है कि y डिग्री माइनस x डिग्री का मान बताइए, यानी y माइनस x डिग्री का मान कितना होगा वो बताना है। तो पहली बात मैं आपको जरा यहाँ बता दूं, कुछ चीज़ों को कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, यानी दो समांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी इस कोण का एकांतर कोण यह कोण माना जाएगा और इस कोण का जो एकांतर कोण है वह यह कोण माना जाता है। और एक चीज होता है, इनके एकांतर कोण बराबर होते हैं, साथ में इनके संगत कोण बराबर होते हैं। जैसे संगत कोण क्या है भाई, दो समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काट दी तो ये इसका जो है अगर जो संगत कोण ये होगा, यानी यह मान लीजिए आपका 60 अंश का हो रहा है तो यह भी 60 अंश का होगा, यानी इसका संगत कोण यह माना जाएगा, इस कोण का संगत कोण यह कोण माना जाएगा। अब आप समझ पा रहे हैं। और इसका संगत कोण कौन कोण माना जाएगा, ये कोण माना जाएगा। तो जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, साथ में संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो चलिए हम लोग यहां बात करते हैं, जरा आप समझो, अगर यह y डिग्री का है तो इसका एकांतर कोण यह भी y डिग्री का होगा, अगर यह 120 डिग्री का है तो इसका एकांतर कोण यह भी 120 डिग्री का होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पूरी एक सरल रेखा है, तो एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। इसका मतलब कि y धन 110 अंश का मान किसके बराबर होगा, 180। जैसे ही 180 से 110 अंश घटाएंगे तो 70 अंश आएगा। इसका मतलब y अंश का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया, क्योंकि आपसे कह रहा है y माइनस x का मान बताइए, y डिग्री माइनस x डिग्री, तो ये 70 डिग्री आ गया। अब चलिए x का मान पता करते हैं भाई, ये 120 तो इसका एकांतर 120। अब यहां देख रहे हैं कि यह 120 डिग्री का है, यह x अंश का, और यह एक सरल रेखा है। तो एक सरल रेखा पर पूरा कोण जो बनता है वो 180 का बनता है। तो 180 में से जैसे ही 120 घटाएंगे तो ये आपका 60 डिग्री आ जाएगा। कहने का मतलब यह 70 डिग्री y का मान आ रहा है, x का मान 60 डिग्री। तो जैसे ही 70 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे तो दोनों का अंतर 10 डिग्री आएगा। तो आप इस चीज को बहुत आराम से समझ गए। और यहाँ पर मैंने जो है थोड़ा सा समांतर रेखा से जुड़ी जानकारी भी दिया कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके एकांतर कोण जो होते हैं, यानी ये जो एकांतर कोण है ये आपस में बराबर होते हैं और साथ में संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं। चलिए आप समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारे क्वेश्चन अभी करने इस टॉपिक में। तो हम लोग अब सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं कि वो क्वेश्चन हम लोगों का क्या कह रहा है। तो तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो ये है, देखिए यहाँ पर आपका एक त्रिभुज बना हुआ है। तो एक त्रिभुज बना हुआ है आपका और इसका नाम दिया गया है A और B और C, और यहाँ एक त्रिभुज और बना है इस त्रिभुज के अंदर जिसका नाम है BOC। समझ पा रहे हैं। और यह भी x डिग्री का है और यह भी x डिग्री का है, ये भी y डिग्री का है और यह भी y डिग्री का है। और आपका यह जो कोण है यहाँ वाला यानी BOC यह दिया है 108 अंश का है। तो आपसे कह रहा है कि कोण A का मान बताइए, यानी यहाँ कोण A का मान बतलाना है आपको, कोण A का मान बतलाना है आपको। तो चलिए ठीक है, आप सभी जानते हैं कि भाई त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज का कोई भी, जैसे अगर त्रिभुज है तो इसके तीन अंतःकोण, अंतःकोण का मतलब कि अंदर की तरफ बनने वाले कोण, यानी ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों का योग आपको पता है 180 होता है। चलिए ठीक है, पहले आप जो है त्रिभुज ABC को ही ले लीजिए। तो या पहले ये वाला ले लो आप, त्रिभुज जो है BOC में जाइए। तो जैसे ही BOC में आप देखेंगे तो इन तीनों का मान 180 होगा, यानी देखा जाए तो x डिग्री अब प्लस 108 अंश अब प्लस y अंश, इनका मान मिला के किसके बराबर होगा, 180 अंश। यानी इन तीनों का मान, यानी इसका मान और इसका मान और ये तीनों, इस त्रिभुज में इन तीनों का मान 180 होगा। अब चलिए हम लोग त्रिभुज ABC में चलते हैं। तो जैसे ही ABC में जाओगे आप तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, कोण A, मान लीजिए यहाँ पे कोण A आ जाएगा। अब कोण B के जगह 2 है, 2 x डिग्री यह x डिग्री है, यानी कि 2x डिग्री,
और C के जगह पे क्या है आपका, C के जगह y डिग्री ये और y डिग्री यानी 2y डिग्री, इन तीनों का जोड़ यानी कोण A और कोण B और कोण C, इन तीनों का योग भी तो 180 अंश के बराबर ही होगा। तो आप देख रहे हैं आपका यहाँ पर दो समीकरण बनता नजर आ रहा है आपका, और अगर दोनों का दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि x प्लस x डिग्री प्लस y डिग्री धन 108 डिग्री है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कोण A है आपका, ध्यान देना है आपको। अब इसको आप ऐसा भी कर सकते, चूंकि कोण A का ही मान बताना है। तो देखिए अब आप एक काम करो, यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो है अब आप निकाल लो, जैसे यहां से x प्लस वाई डिग्री का मान निकाला जा सकता था। देखिए भाई x डिग्री, देखिए तीनों का मान 180 डिग्री है, इसमें से 108 घटा दीजिए। तो जैसे ही आप जो है 180 से 108 आप घटाइएगा तो यहाँ 2 बचेगा, और ये आपका यहाँ पे दे दिया 72 डिग्री। तो ये देख रहा है कि x प्लस वाई का मान 72 डिग्री आ गया। अब देखो यहाँ कोण A है आपका, 2 कॉमन ले लो तो x डिग्री प्लस y डिग्री अब बराबर 180 डिग्री हो रहा है। ये बराबर मत करिए आप, इसको नहीं बराबर करना है, बड़े आराम से यहाँ से लग जाएगा। अब कोण A का मान, अब 2 कोण ध्यान देना है, x प्लस वाई का मान 72 है तो यहाँ 72 डिग्री रख दीजिए और ये 180 डिग्री हो गया। अब 72 का 2 गुना कर देना है आपको, तो कोण A बराबर हो गया, आप देख पा रहे हैं कोण A बराबर 2 दूना 4 और 2 सते 14, 1 72 दूना 144, देखिए 2 दूना 4 2 7 14, 180 हो गया। अब ए का मान क्या होगा, कुछ नहीं करना, आप 180 से जो है 144 अंश आपको घटा देना है, तो 6 बच गया। अब यहाँ पे 7 है तो 3 कट गया, यानी इसका मान देखा जाए तो कितना आ रहा है, 36 डिग्री इसका मान जो है आपका आ रहा है। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को डाउट हुआ होगा तो मैं इसको बहुत आराम से एक बार और क्लियर कर देता हूँ तेजी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, जरा ध्यान दें आप भाई। देखिए ये त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पर आपका A है, B है, C है, और यहाँ पर एक O ले रहा है और इसका मान 108 डिग्री है, यह भी x डिग्री, यह भी x डिग्री, यह भी y डिग्री और यह भी y डिग्री, नो प्रॉब्लम। तो 2 त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुजों का जैसे अगर इसका मान बताना है तो कोण A धन कोण B का मान क्या हो जाएगा, x और x मिलके 2x अंश, देखिए यहां से इसका मान होगा 2x अंश, और ये y और y मिलके c का मान हो जाएगा 2y अंश, और a b c इन तीनों का मान किसके बराबर होगा, 180। अब जब इस त्रिभुज में आते हैं तो यहां आइएगा, तो यहां पर देख रहे हैं कि यह x डिग्री का है ये वाला कोण, और दूसरा 108 डिग्री का है, और तीसरा वाला जो है y डिग्री का है, और इसका भी मान 180 के ही बराबर होगा। क्योंकि 2 त्रिभुज हैं तो भाई कोई भी त्रिभुज हो, सभी त्रिभुजों के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यहां से x प्लस वाई अंश का जब मान निकाल रहे हैं आप, तो ये आप घटा दे रहे हैं, तो आपका यहां से देख रहे हैं कि 72 डिग्री आ जा रहा है, जैसे ही घटा रहे हैं। तो अब x प्लस वाई का मान 72 है, तो यहां पे लाके बैठा दीजिए आप, तो कोण A यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई हो जा रहा है और 180 डिग्री। अब जैसे ही 72 बैठा रहे हैं कोण A, x प्लस वाई का मान 72 है तो इसके 2 गुने का मान क्या होगा, 72 दूना 144 हो जा रहा है, ठीक है, और ये बराबर 180 डिग्री। जैसे ही 180 से 144 घटाएंगे तो 36 डिग्री आ जाएगा। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये आपका है, यहाँ पे बना हुआ है, ये परीक्षा में पूछा गया आपका। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना है, नाम दिया है A है, B है और आपका C है, और यहाँ पे इसका मान मेरे भाई 80 डिग्री दिया है, ये y दिया गया इसका मान, और इसका मान 50 डिग्री दिया है, और ये x डिग्री दिया गया है। और हम लोग से पूछ रहा है कि x और y का मान बताइए, यानी x और y डिग्री का मान। तो जो ये यहाँ पे आपका जो x लिखा गया है और y, यानी इस x और y का मान बताना है कि ये कितने कितने अंश के हैं। कोई बात नहीं है, जरा देखना, देखिए एक ध्यान देना है कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे से कटती हैं, जैसे देखिए जब 2 तिर्यक रेखाएं एक दूसरे से कटती हैं ना, तो इनके इसके शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी आमने सामने। देखिए यहाँ एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, तो यहाँ पर देखिए अगर यह 80 डिग्री का है ना तो यह भी 80 डिग्री का होगा, क्योंकि ये आमने सामने के कोण है जिसे आप शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इसका मतलब y का मान तो आपने निकाल लिया 80 डिग्री।
अब चलिए y 80 डिग्री हो गया, यह 50 डिग्री है, तो यह भी बड़े आराम से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई किसी त्रिभुज है तो इसके तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। यानी यहां से ये वाला कोण 80 डिग्री का है पहला, दूसरा मान लीजिए 50 डिग्री का है, तीसरा x डिग्री का है, और इन्हीं का मान किसके बराबर होगा? 180। यानी यदि आप 80 में 50 को जोड़ते तो 130 अंश आएगा, और 180 में से 130 घटाएंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। यानी जोड़िए तो 8 5 13 130 अंश, और यह यक्ष अंश बराबर 180 अंश। तो यक्ष अंश का मान कैसे निकलेगा? आप 180 से 130 घटा दीजिएगा तो 50 डिग्री। यानी इसका मान क्या अंश आ रहा है? आपका 50 अंश आ रहा है। अब आप जोड़ के जांच कर सकते हैं उत्तर की। 50 अंश से 100 अंश हो गया, और 100 में 80 जोड़ देंगे तो 180। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश आ गया। तो ये बहुत आसान था। यह 80 अंश है तो इसके सामने का यह भी 80 अंश होगा। जब यह 80 अंश पता चल गया तो तीन कोणों में दो कोणों का मान पता चल गया, तो इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे, फिर 180 से घटा देंगे तो आपको तीसरा कोण पता चल जाएगा। चलिए यह भी आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपका जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, चाहे प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक आपका त्रिभुज है, मेरे भाई, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है मेरे भाई? O है। अब एक जीवा है, ध्यान देना जीवा क्या होती है। देखिए यह जीवा बोली जाती है। चाप को ध्यान देना, चाप को मिलाने वाली रेखा जो है ना जीवा होती है, या ऐसी रेखा जो परिधि से परिधि को मिला दे। देखिए परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है। सबसे बड़ी जीवा देखिए ना, एक वृत्त में बहुत सारी जीवाएं खींची जा सकती हैं। देखिए यह भी जीवा है, यह भी जीवा है, यह भी जीवा है, और एक वृत्त के अंदर जो है बहुत सारी जीवाएं होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी जीवा जो है व्यास होती है। एक वृत्त के अंदर व्यास से बड़ी कोई जीवा नहीं खींच सकते आप। चलिए ये तो नॉलेज की बात थी। तो ये जीवा है, और यहाँ पर जो है कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या दी गई है, तो त्रिज्या इसकी 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और यहाँ पर केंद्र से जीवा की दूरी देखिए, यह केंद्र O है, और जो जीवा जो है AB है, जीवा AB है, और जो केंद्र से इसकी दूरी है जीवा की वो 6 सेंटीमीटर है। तो आपसे कह रहा है कि इस जीवा की लंबाई बताओ। यानी आपसे कह रहा है AB जीवा की लंबाई बताओ। तो एक चीज पहले ध्यान देना है, कुछ यहाँ पे प्रिंसिपल पे ध्यान देना होगा। देखिए कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, और उसके अंदर एक जीवा AB है जो केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इस जीवा की लंबाई बताओ। पहली बात तो ध्यान देना है कि जीवा के ऊपर जो केंद्र से लंब डाला जाता है वह जीवा को 2 समान भागों में बांटता है। तो यह चीज पहले क्लियर होना चाहिए कि जीवा, देखिए वृत्त के केंद्र से जो जीवा पे लंब डाला जाएगा वो जीवा को 2 समान भाग में बांट देगा। तो इसका मतलब आप क्लियर हो गए। और यहां पर आप देख रहे हैं जब लंब है तो जाहिर सी बात है यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता नजर आ रहा है, एकदम बिल्कुल समकोण त्रिभुज है। तो 90 के सामने का विकर्ण है और ये लंब है, और यहां से अगर AP निकल जाए तो अगर हमको जीवा की आधी लंबाई पता चल जाए तो इसका डबल कर देंगे तो पूरी पता चल जाएगी। यानी देखा जाए तो एक तरीके से आपका बिल्कुल समकोण त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है। लंब है तो 90 डिग्री होगा ही, ये त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये दूरी 6। तो बस यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। यानी जो कर्ण का वर्ग है यानी OA स्क्वायर जो होगा वह जो है, यानी कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब के वर्ग एवं आधार के वर्ग के योग के बराबर, यानी इसका वर्ग जो होता है इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। तो देखिए कर्ण क्या है, त्रिज्या है 10 का वर्ग, और लंब कितना है 6 है, 6 का वर्ग, और AP स्क्वायर रहने दीजिए आप। तो 10 का वर्ग 100 होगा, इसमें से 6 के 36 घटा दीजिएगा तो AP स्क्वायर 100 से 36 घटेगा तो AP स्क्वायर का मान 64 आएगा। AP का मान क्या होगा, 64 का वर्गमूल आपका 8 हो जाएगा। यानी जैसे ही 64 का वर्गमूल 8, तो ये जीवा का आधा 8 सेंटीमीटर का है, तो यह भी तो 8 सेंटीमीटर होगा। यानी 8 का डबल कर देंगे तो 16, यानी जीवा की लंबाई कितना आ गई मेरे भाई 16 सेंटीमीटर। तो ये बहुत आसान होता है, मौखिक होता है। यदि आपको वृत्त की त्रिज्या पता हो और केंद्र से दूरी पता हो तो बड़े आराम से जीवा बता देंगे। आप जो त्रिज्या दिया हो ना उसका वर्ग कर दीजिए, त्रिज्या का तुरंत वर्ग करिए, उसमें से लंब का वर्ग घटा दीजिए, फिर वर्गमूल ले लीजिए, तो जीवा के आधी लंबाई पता चल जाती है।
यानी घटाइएगा तो फिर आ जाएगा 64, 64 का वर्गमूल 8। जो आ जाए इनका वर्ग का अंतर करके वर्गमूल लेने से जो आए उसका जस्ट डबल कर देंगे तो आपको जीवा की लंबाई पता चल जाएगी। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ इसी से मिलता जुलता है, लेकिन वहां पे जीवा की लंबाई न देके कुछ और पूछा है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। देखिए कह रहा है EF एक वृत्त की जीवा है। जरा ध्यान देना, कह रहा है एक वृत्त है तो आप एक वृत्त बना लो और वृत्त का केंद्र ले लो। कह रहा है EF एक जीवा है। चलो भाई EF एक जीवा है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। लो अब की बार जीवा की लंबाई 10 सेमी दिया है। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी, लीजिए ये त्रिज्या हो गई वृत्त की 13 सेंटीमीटर। यदि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर हो तो कह रहा है कि जो है आप जो है केंद्र से यह जीवा कितनी दूरी पर है ये बताइए। यानी यह दूरी पूछ रहा है, अब की बार ये पूछ रहा है। यानी इसको O कर दीजिए और इसका जो है एक पॉइंट ले लीजिए यहाँ पे P, और ये आपका 10 सेंटीमीटर जीवा है। तो आपको पता है कि जो जीवा होती है ना, कि जीवा पर जब केंद्र से जब लंब डाला जाता है, यानी जीवा के ऊपर जब केंद्र से लंब डाला जाता है तो यह जीवा को 2 बराबर भाग में बांट देता है। इसका मतलब पूरी जीवा 10 सेमी की है तो ये जो AP दूरी होगी यह 5 होगी और यह भी 5 होगी। अब आपको पता है कि लंब डाला गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। तो एक आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमेशा समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो अब इसका ये 90 के सामने की भुजा विकर्ण बन जाएगी। अब ये इसका जो है आधार हो जाएगा। अब आपको लंब निकालना है, यानी ये निकालना है। तो कोई बात नहीं, आपको ये निकालना है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये विकर्ण यानी OE का जो स्क्वायर होगा, यानी विकर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग एवं आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो यहाँ विकर्ण कितना है, 13 है, 13 का वर्ग, और ये OP ये तो निकालना ही है OP स्क्वायर, अब प्लस हमको EP का मान पता है यानी जीवा का आधा 5 का वर्ग। देखिए 13 का वर्ग 169, इसमें 25 घटा देंगे तो OP स्क्वायर हो जाएगा, और ये घटाइएगा तो 144 आ रहा है OP स्क्वायर का मान। और जैसे ही OP का मान निकालेंगे तो 144 का वर्गमूल लेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। यानी आपको पता चल गया कि ये जो दूरी है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी ये मौखिक होता है। यदि आपको जो है वृत्त की त्रिज्या पता हो और जीवा की लंबाई पता हो तो पहले आप जीवा की लंबाई का आधा कर लीजिए, और क्या करिए कि इस जो है त्रिज्या का वर्ग करिए, यानी त्रिज्या का वर्ग कर लीजिए, जीवा के आधे का वर्ग कर लीजिए, यानी मतलब 10 का आधा 5 का वर्ग करके घटा लीजिए, वर्गमूल ले लीजिए। जो आता है वही जो है लंब हो जाएगा, यानी जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई होगी। यानी 144 आ रहा है, इसका वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा, 12, यानी वो केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर। अब आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग के पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हर प्रकार के जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। देखिए आगे जो क्वेश्चन है आपका ये हो गया, ये हो गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ आते हैं। कहता है यदि ABCD एक समचतुर्भुज, कह रहा है भाई देखिए ये समचतुर्भुज है। तो पहली बात समचतुर्भुज के देखो, ये आपका समचतुर्भुज कह रहा है कि कहता है ABCD एक जो है क्या है मेरे भाई, समचतुर्भुज है। यदि ये समचतुर्भुज है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वो ये कह रहा है 4 विकल्प, वो ये कह रहा है कि भाई AB, ध्यान देना, वो ये कह रहा है कि ध्यान दो, पहले आप देख लीजिए A है, ये मान लीजिए B पॉइंट ABCD, ये चतुर्भुज के 4 बिंदु हैं, और ये है कैसा, समचतुर्भुज। तो पहली बात समझो, समचतुर्भुज की सम का मतलब बराबर, चतुर्भुज यानी ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में समान हो। लेकिन समचतुर्भुज की ये खासियत होती है कि इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। इसके विकर्ण जो होते हैं ना, ये जो है अलग अलग होते हैं। पहली बात, समचतुर्भुज की चारों भुजा बराबर होती है लेकिन इसके विकर्ण अलग अलग होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं ना, वो एक दूसरे को मध्य बिंदु पे काटते हैं। यानी विकर्ण जब भी चाहे अलग अलग भले है लेकिन काटेगा तो मध्य बिंदु। कहने का मतलब OA बराबर OC, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये, और जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये होगा, ये चीज है। तो कह रहा है, आपको कुछ कह रहा है कि इनके विकर्णों का जैसे सिद्ध करना है, बहुत सारे ऑप्शन है। वो ये कह रहा है क्या जो है AC स्क्वायर अधन जो है BD स्क्वायर का मान AB स्क्वायर के बराबर होगा, कि AC स्क्वायर और BD स्क्वायर का मान जो है वो 2AB स्क्वायर के बराबर होगा, कि AC स्क्वायर और BD स्क्वायर का मान
3ab² के बराबर होगा कि ac² प्लस bd² का मान 4ab² के बराबर होगा। ये चीज आपसे पूछ रहा है, ये प्रूव करना है। तो वास्तव में जो है इसका मान जो होगा वो ab² धन bd² का मान 4ab² के बराबर होगा। यानी जो इसके विकर्णों के जो वर्गों का योग है ना, देखिए AC है क्या, तो AC आप देख पा रहे हैं कि विकर्ण है। AC क्या है, समचतुर्भुज का विकर्ण है। और BD भी क्या है, ये BD भी क्या है, आपका विकर्ण है। पहली बात तो ये समझ लीजिए आप। लेकिन आपको पता है कि ये विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को मध्य बिंदु पे काटते हैं, तो आप AC को क्या लिख सकते हैं, जैसे ये OA है ना, तो OA जो है ना वो क्या होगा, OA को हम लिख सकते हैं, जैसे OA ना पूरे AC का क्या है, आधा है। यानी जो OA आपका है पूरे AC विकर्ण का आधा है, यानी OA को हम पूरे AC का आधा कर। और BD को अब हम OD को क्या लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा OD है, तो यह पूरे BD का यानी पूरे विकर्ण BD का ये क्या है, आधा है। ठीक है, अब आप एक काम करिए, यहां एक कोई भी त्रिभुज आप ले लीजिए, जैसे आप जो है यहां से ले लीजिए, यहां से ये एक त्रिभुज ले। एक खासियत और समझो, पहली बार समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पहली बात ध्यान देना है। और इसके विकर्ण अलग अलग होते हैं, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पे काटते हैं। और जहां विकर्ण काटते हैं ना एक दूसरे को, यहां का जो कोण बनता है वो सब 90 डिग्री का बनता है। एक चीज ध्यान देना है कि विकर्णों का जो कटान बिंदु होता है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर एक समकोण त्रिभुज बनता नजर आ रहा है आपका, जो O है और A है और आपका B है। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने थोड़ा सा यहां बना दिया समझने के लिए। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि ये 90 अंश है, तो इसके सामने का विकर्ण हुआ, तो यहां पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या हुआ कि विकर्ण का वर्ग यानी जो AB² होगा वह जो है OA² यानी लंब के और आधार OB² के वर्ग के यानी OB²। देख पा रहे हैं आप। तो अब आप देखो AB² को AB² ही रहने दो। अब OA को क्या लिख सकते हैं, जो हमारा यह OA है यह क्या है, पूरे AC का आधा है ना, तो इसे हम AC का आधा लिख सकते हैं, इसका होल वर्ग कर दीजिए। अब देखिए OB² को क्या लिख सकते हैं, यह जो OB है इसको आप OB कर दीजिए यहाँ पे। तो OB क्या है भाई, पूरे BD का आधा है, पूरे विकर्ण का आधा है कि नहीं, ये पूरा विकर्ण इसका ये आधा। तो OB को BD/2 लिख सकते हैं। तो OB को क्या लिखा जा सकता है, BD/2। चूंकि वर्ग है तो वर्ग करना पड़ेगा। अब लग गया, यहां लिख दो आप AB² हो गया, और आपका जो है AC²/4 हो गया, और यहाँ BD²/4 हो गया। अब 4 दोनों का हर है इसलिए यहां गुणा हो जाएगा। तो जैसे ही आप गुणा करिएगा तो इसका जो मान निकल के आएगा वो होगा 4AB² = AC² प्लस BD²। यहां से आज के बाद एक सिद्धांत आप जानिएगा कि यदि समचतुर्भुज है तो उसके विकर्णों के वर्गों का जो योग होता है, देखिए ये विकर्ण है दोनों, तो इसके विकर्णों के जो वर्गों का योग होता है ना, वह चारों भुजाओं के यानी वह जो है समचतुर्भुज की भुजा के वर्ग का 4 गुना होता है। यानी देखो AB सारी भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, चाहे AB² का हो, चाहे BC², चाहे CD², AD²। तो कहने का मतलब कि समचतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग जो होता है वह समचतुर्भुज की भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो यहाँ सबसे लास्ट वाला विकल्प सही होगा कि AC² धन BD² बराबर 4AB², यानी ये ऑप्शन सही होगा, AC² धन BD² अब बराबर 4AB²। ये पूछा गया क्वेश्चन। चलिए अब आप समझ चुके होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसके बाद कौन सा है हम लोग देखते हैं क्या है मामला आगे क्वेश्चन का। तो अगला देखो बहुत यूनिक क्वेश्चन यहाँ लग रहा है, वो ये इस तरीके से आपका एक जो है ट्राइएंगल बना हुआ है, त्रिभुज है, ये आपका ऐसा त्रिभुज है। ये त्रिभुज का नाम दे रहा है A है, B है, C है, और इनके मध्य बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं। यानी AB का मध्य बिंदु जो है F दिया गया है और BC का मध्य बिंदु E दिया गया है, और ये इसके ठीक मध्य बिंदु हैं। और लेकिन ये जो रेखा है ये इस रेखा के ये पैरेलल है, यानी AC समानांतर EF है, ये चीज है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कोण है आपका ये 70 अंश का दिया गया है, और ये कोण यहाँ पे 60 अंश का दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कोण FEB, यानी आपको बताना है कोण FEB, यानी FEB क्या है, जरा देखो
ई बी, यानी इस एंगल को पूछा जा रहा है, यानी ये कोण आपको बताना है भाई। तो देखो भाई एक चीज ध्यान देना, अगर ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये रेखा ध्यान देना है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि देखिए जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण आपस में बराबर होता है और साथ में एकांतर, अगर इसके 1 लिखो, 2 लिखो, आप 3 लिखो, देखो 1 जो है 2 के बराबर है, क्यों बराबर है 1 2 के बराबर? क्योंकि एकांतर है। और 1 3 के क्यों बराबर है? क्योंकि इसका ये संगत कोण है। देखिए कोण 1 बराबर कोण 3, क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। और कोण 1 बराबर कोण 2 क्यों हो रहा है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो अब आप देखो ना, जब दो इसको अगर जरा सा बढ़ा देंगे, जरा सा बढ़ा देंगे, तो ये 60 डिग्री का है, तो जाहिर सी बात है इसका जो संगत कोण आगे वाला होगा यह भी तो 60 अंश का ही होगा। तो इसका जो आंसर निकल करके आएगा वो 60 अंश आएगा। भाई ये 60 है, देखो ये समानांतर रेखा है, अगर इसको आप जरा सा बढ़ा देते ऐसे आप बढ़ा दीजिए तो ये 60 है, तो इसके ऊपर वाला ये भी 60 होगा। क्यों? क्योंकि ये सीधा संगत, इसका संगत कोण ये हो जा रहा है आपका। ठीक है, तो यही आपसे पूछा था, ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है आपका जो है, तो देखिए आगे कहता है एक समबाहु त्रिभुज ABC, कह रहा है त्रिभुज ABC एक जो है ना समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो कह रहा है यदि कह रहा है यदि जो है AD लंब हो किसके ऊपर? BC के ऊपर। तो ऐसे हालात में आपसे सिद्ध करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। कह रहा है 2AB² का मान 3AD² के होगा कि 3AB² का मान 4AD² के होगा कि 5AB² का मान 6AD² के होगा कि 4AB² का मान 5AD² के होगा। ये ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा, क्या इसका सही होने वाला? देखिए एक त्रिभुज है जो कह रहा है आपका ABC, तो पहले आप ABC त्रिभुज बना लीजिए, आपका बन गया ABC त्रिभुज। और समबाहु कह रहा है, इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर हैं। फिर आपसे कह रहा है कि AD भुजा जो है ना वो लंब डाली गई, यानी AD भुजा एक लंब डाला गया है BC के ऊपर। देखिए AD क्या है? BC पर लंब है, तो देखिए BC के ऊपर एक आपने लंब डाल दिया। ठीक है, जब लंब डाल दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। चूंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी जब लंब डालेंगे तो यह BD दूरी, यानी देखा जाए तो BD अब बराबर DC का होगा। क्यों होगा? क्योंकि लंब डाला गया है तो दोनों को 2 बराबर भाग में बांट देगा, क्योंकि ये तीनों भुजाएं आपस में समान है। इसका मतलब आप BD को क्या लिख सकते हैं, यानी जो आपका BD है, ये जो BD है यह क्या है? पूरे BC का क्या है मेरे भाई? आधा है। पूरे BC का क्या है? ये आधा है, पूरे BC का आधा माना जाएगा। बस तो लग गया आपका। अब आप एक त्रिभुज ले लीजिए, चूंकि हमको AB² से संबंध हमारा है तो अब आप लिखेंगे त्रिभुज। अब आप एक त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABD में लिख दीजिए। अब इस त्रिभुज ABD में आप चलिए, इस ABD में जाएंगे तो यह एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें जो है जो आपका 90 के सामने का कर्ण होता है, यानी जो कर्ण का वर्ग यानी AB² का मान किसके बराबर होगा? AD² अब प्लस जो है BD²। अब आप ध्यान दो, इस BD को क्या लिख सकते हो? अब देखो AB² को आप रहने दीजिए, AD² को भी रहने दो, क्योंकि AB AD में ही मान बताना है। अब हमको BD को चेंज करना है, तो हम BD को क्या लिख सकते हैं? यह जो BD है हमारा पूरे BC का आधा है, तो BC का आप आधा कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। तो जैसे इसको हल करेंगे आप तो हो जाएगा AB² प्लस AD² प्लस BC²/4। अब एक चीज ध्यान देना है, ये चीज आ गया आपका। अब चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर देते हैं। मतलब आपका आ रहा है AB² आ रहा है और AD² आ रहा है, और BD को आपने लिख दिया था, इस BD को लिख दिया था पूरे BC का आधा बाई 2। तो BC का जैसे ही आधा आपने किया था तो BC² क्या आ गया था आपका? 4 आ गया है। अब एक चीज ध्यान देना, चूंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर है, AB बराबर BC बराबर AC। आप एक काम करो, इस BC² के जगह पहले बदल दो, AB² है AD² है प्लस BC² को आप AB² लिख सकते हैं बटा 4। क्यों AB लिख सकते हैं? इसका मतलब समझिए, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब इस 4 का गुणा करिए तिर्यक, तो देख रहे हैं 4AB² हो जाएगा,
फिर इसके बाद देख रहे हैं 4AD² हो जाएगा अब प्लस AB² हो जाएगा। अब 4AB² में से AB² घटा देंगे तो हो जाएगा 3AB² और 4AD²। यही आपको प्रूव करना था, जो कि आपके आंसर में मिल रहा है, ये दूसरा वाला उत्तर। यानी 3AB² का मान 4AD² के होगा। अगर कोई समबाहु त्रिभुज हो और जो है BC भुजा पर AD लंब डाला गया हो, तो जो है भुजा के समबाहु त्रिभुज की भुजा के वर्ग का जो 3 गुना होगा उसके लंब के 4 गुने के बराबर होगा। यानी भुजा के वर्ग का 3 गुना लंब के 4 गुने के बराबर होगा। चलिए अब आप समझ गए होंगे, ये भी हल हो गया आपका। काफी जो है अलग क्वेश्चन था ये, मैंने प्रयास किया कि आपको ये समझ में आ जाए। अब 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस आपका काम हो गया है। तो यहाँ पे देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक आपका यहाँ पे वृत्त बना हुआ है और वृत्त का ये केंद्र है और यहाँ पे आपका इस तरीके से बनाया गया है ये, और यहाँ पे एक लाइन गई है, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे इस कोण का मान दिया गया है 55 अंश और यह कोण दिया गया है 160 अंश। तो यहाँ पे A लिख लीजिए आप, ये B है, ये C है और ये 55 अंश है। और आपसे पूछ रहा है कोण किसका मान, कोण ABO का मान, यानी ABO यानी यहाँ पे O है आपका, ABO यानी इस कोण का मान आपको बतलाना है, जहां पे मैंने क्वेश्चन मार्क किया हुआ है। तो पहली बात आप समझिए, देखिए एक चीज ध्यान देना है कि वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है, यानी यहाँ जो केंद्र पर कोण बन रहा है ना, इसके शेष भाग पर कोण का, यानी देखिए यहाँ जो कोण बनेगा इसका एक ठीक 2 गुना होगा, या यहाँ केंद्र पर जो कोण बन रहा है ना, तो यहाँ जो पूरा कोण बनता है वो इसका आधा बनेगा। यहाँ एक 160 है तो यहाँ पूरा का पूरा जो बनेगा वो 80 डिग्री बनेगा। ये चीज समझना है आपको। तो अब आप जरा समझिए, यहां पर एक चीज और ध्यान दो आप कि देखिए यहां पे बराबर भुजाएं, देखिए यह त्रिज्या और यह दोनों त्रिज्याएं ही हैं, तो ये दोनों भुजा बराबर हुई। तो आप देख पा रहे हैं कि बराबर भुजा के सामने का कोण क्या दिखेगा आपको, बराबर दिखेगा। अगर यह 55 है तो निश्चित रूप से यहां से यहां तक यह भी क्या होगा, 55 होगा। ये 55 डिग्री तो ये 55 डिग्री। क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे ऐसा होने का कारण ये है कि ये बराबर भुजाएं हैं और बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर है। ये 55 तो ये भी 55 और ये पूरा 80 है, पूरा 80 है, इसमें से 55 घटाएंगे तो ये कोण मालूम चलेगा आपको। तो जरा ध्यान दें आप, अगर ये कोण मालूम चलेगा आपको तो फिर बड़े आराम से ध्यान देना है, यहां पर आप आ जाइए जो है, तो 55 से 80 से आप जैसे ही 55 घटाइएगा तो यहां पर आप देख लीजिए, यहां पे आपका क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, 10 है तो 5 हो गया और 7 है तो 2, ये 25 डिग्री आ गया आपका। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका मान क्या आ गया, 25 डिग्री आ रहा है। जब ये 25 डिग्री है तो निश्चित रूप से यह भी 25 डिग्री होगा। उसका कारण क्या है कि दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है, यानी यह 55 तो यह भी 55 और पूरा ये 160 तो ये 80 और 80 से 55 घटाएंगे 25 और यह 25 डिग्री तो यह भी 25 डिग्री। क्यों, क्योंकि यह OA त्रिज्या और ये OB त्रिज्या दोनों बराबर हैं, तो बराबर भुजा के सामने का कोण भी बराबर होता है। इसको आप एक बार और यहाँ फ्री हैंड देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो 160 डिग्री का बन रहा है और ये मामला ऐसे कुछ है जो है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि A है, B है, C है, O है। देखिए OA, OB, OC एक ही वृत्त की त्रिज्या है, ये बराबर ये। तो अब देखो ये 55 है भाई, तो यह भी 55 हो जाएगा, कारण कि ये जो है बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। यह 160 है तो यह पूरा कोण जो है वो पूरा जो यहाँ तक कोण ये है 80 हो जाएगा। अब जैसे ही 55 से 80 घटाइएगा तो यह 25 आ जाएगा। अगर यह 25 डिग्री का है तो यहाँ वाला भी 25 का बनेगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन लास्ट बच रहा है आपका, उसे भी आप देख लीजिए। यह भी क्वेश्चन काफी यूनिक है। वो अगला है कि इसी टाइप का क्वेश्चन है कि वृत्त है आपका और यहाँ पर आपका ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपका इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है, ये पूछा गया है आपका। देखो ये आपका 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री है और ये आपका 20 डिग्री दिया है और यह भी आपका 20 डिग्री दिया है और ये केंद्र पर बना जो कोण O है इसका मान बताना है।
बी सी। तो बहुत आसान है, अभी आप इस चीज को समझे हैं। देखिए ओ ए हुआ, ओ बी हुआ, ओ सी हुआ, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। जब ये 30 है तो देख रहे हैं ये 30 दिया ही गया है और 20 है, तो इसके पीछे कारण है। कारण क्या है कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए यह 30 तो यह भी 30 होगा, यह 20 तो यह भी। अब आप देख लीजिए यहाँ कोण ए कितने डिग्री का बन रहा है, तो बस 20 में आपको 30 क्या करना है, जोड़ देना है, तो 50 डिग्री का बन रहा है। जब यहाँ 50 डिग्री का बन रहा है तो केंद्र पर ठीक इसका दोगुना बनेगा। 50 का दोगुना कै डिग्री बनेगा, आपका 100 डिग्री, यानी यहाँ जो कोण बन रहा है वो 100 डिग्री का होगा। क्योंकि देखिए वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है वो शेष भाग पर बने कोण का दोगुना होता है। अगर यहाँ पे 80 बन रहा है तो यहाँ पे आपका 40 बनेगा। ये चीज बस समझना अच्छे से। तो ये चीज सारे क्वेश्चन 10-11 क्वेश्चन मैंने लिया था, ये सभी क्वेश्चन आपको जो है मैंने काफी कोशिश करके जो है इसको बहुत ही सरल तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया। दोस्तों परीक्षा कोई भी हो, जहां बात ज्यामिति की होती है, ज्यामिति अपने आप में एक सिलेबस है आपका गणित के अंदर, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनते ही हैं। चाहे आपका लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो आपका, चाहे ग्रुप डी हो, मतलब चाहे यूपीएसआई हो, चाहे यूपीपी हो, कोई भी एग्जाम हो, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके अब तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इसी तरीके से यूनिक वीडियो आपको मिलता रहेगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।